Today we are going to talk about the next personality, Mr. F.W. Taylor. He is also known as father of scientific management. ये जो कहा जाता था, इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता था. जो हमारे हेनरी फ्योल थे उनको कहा जाता था फादर ऑफ मैनेजमेंट, बट इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. वाई? इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्यों कहा जाता है, साइंटिफिक वर्ड क्यों लगाया आएगा? उन्होंने कहा कि इनके जो कंसेप्ट थे, इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, वो बेसिकली एक चीज पे बेस्ड थी कि दैट वी शुड टेक ऑल द डिसीजन साइंटिफिकली, नॉट बाय रूल ऑफ थंब. मतलब पुराने जमाने के अकॉर्डिंग नहीं करना, ओल्ड जो मेथड चलते रह रहे हैं उनको कंटिन्यू नहीं करना, हमें साइंटिफिकली तरीके से प्रॉब्लम्स को टैकल करना चाहिए. उनका सारा फोकस था टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. टेलर ने कहा कि मेरे जितने भी दिए हुए हैं कंसेप्ट्स वो ये टारगेट करते हैं कि मैं प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करूं. बाय मिनिमाइजिंग द ऑल द वेस्टेज एक्टिविटी. मिनिमाइज कर दो जितनी वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं, जितने वेस्टफुल मेथड हैं, मिनिमाइज उनको करके इंक्रीज कर दूं प्रोडक्टिविटी. ये इनका टारगेट था. ये इनके जो प्रिंसिपल्स दिए गए, टेक्निक्स दी गई, दे अप्लाइड ऑन 4 लेवल ऑफ मैनेजमेंट. फ्लोर लेवल पर लगते थे, मतलब सबसे लोअर लेवल पे लगते थे. यू रिमेंबर हेनरी फ्योल के किस पे अप्लाई होते थे? टॉप लेवल मैनेजमेंट. बट अपने टेलर के कहां पे अप्लाई होते हैं? फ्लोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. नाउ दिस टेलर हैव गिवन 4 प्रिंसिपल्स एंड 7 टेक्निक्स. इन्होंने प्रिंसिपल्स भी दिए और टेक्निक भी दी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रिंसिपल्स और टेक्निक में क्या फर्क होता है. प्रिंसिपल मतलब मेरा प्रिंसिपल है मेक इट सिंपल, मेक इट क्लियर. बिल्कुल तुम्हें क्लियर फॉरवर्ड रहना है. कैसे? उसके लिए मैंने टेक्निक क्या यूज करी कि विजुअलाइजेशन से करूंगी, मैं पिक्चराइजेशन दिखाऊंगी ताकि तुम रिकॉल कर सको आराम से. एक रिटेनिंग पावर ज्यादा रहती है पिक्चराइजेशन की. ये मेरी टेक्निक थी. ऐसे ही टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए फॉर मैनेजमेंट एंड 7 टेक्निक दी जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. अब सबसे पहला प्रिंसिपल, दीज 4 आर द प्रिंसिपल. साइंस नॉट रूल ऑफ द थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, development of every person to his or her greatest efficiency and prosperity. These 4 principles are given by Taylor. अब सबसे पहला पढ़ते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. इसमें क्या कह रहा है? ऑल डिसीजन शुड बी साइंटिफिकली प्लान्ड. सबसे पहली लाइन वो कह रहा है अगर तुम्हें कुछ भी डिसीजन लेना है तो साइंटिफिकली प्लान करो उसको. मीन्स दे शुड फॉलो अ प्रॉपर अप्रोच. एक प्रॉपर अप्रोच फॉलो करो. अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देखो, उसके सॉल्यूशंस, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पेन डाउन करो, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे वो पेन डाउन करो, उनको फॉलो करो कि क्या वो अप्लाई हुए हैं, देखो क्या ड्रॉ आउट द ऑल द कंक्लूजन कि कैसा रहेगा. मतलब हमने प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीके से एक प्रॉपर अप्रोच लगाई, उसको एनालाइज किया साइंटिफिकली ना, नॉट रूल ऑफ थंब. व्हाट इज दिस रूल ऑफ थंब? मींस डिसीजन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, हिट एंड ट्रायल पे ना हो, या ओल्ड मेथड्स ना हो. रूल ऑफ थंब मींस ये ना हो चलो यार करके देख लेते हैं, ऐसा हो सकता है हो जाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए. पर्सनल जजमेंट, यार मेरा तो ये कहना है कि ना हम ना ऐसे कर लेंगे तो बेटर रहेगा. मतलब रूल ऑफ थंब मींस डिसीजन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, दे शुड बी फ्री फ्रॉम हिट एंड ट्रायल मेथड. ओल्ड मेथड जो सदियों से चले आ रहे हैं उनको मत घसीटो. देखो अभी टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आए हैं, साइंटिफिकली वर्क करो. सो योर डिसीजन शुड बी साइंटिफिकली प्लान्ड. इससे क्या होगा? वंस द बेस्ट मेथड, टेलर कहते थे देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी. अगर तुम्हें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो सिर्फ एक मेथड है, और वो मेथड तुम ढूंढो. कैसे ढूंढो? एनालाइज करके, प्रॉपर अपना दिमाग यूज करके एनालाइज करो और फिर उस मेथड को ऑप्ट करो. उससे होगा क्या? क्यों करूं मैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का प्रिंसिपल अप्लाई? इफ आई यूज दिस प्रिंसिपल देन आई एबल टू गेट द वन बेस्ट मेथड. उससे होगा क्या? उससे मेरी वेस्टेज कम होंगे, ह्यूमन एफर्ट्स नहीं वेस्ट होंगे, टाइम नहीं वेस्ट होगा, मनी नहीं वेस्ट होगा, मटेरियल नहीं वेस्ट होएगा.
नहीं वेस्ट होगा ना, ये सब कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी और प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो इट विल गोइंग टू रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ कॉस्ट एंड इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्टिविटी। दोनों चीज समझ आई कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एम आई क्लियर अबाउट साइंस? साइंस के बाद कॉमा है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मत लगाओ, साइंस के अकॉर्डिंग चलो, साइंटिफिकली चलो। दो इट मे बी बिकम अ बिट इलास्टिक, दो आई डोंट वांट टू एक्सटेंड सो लॉन्ग, बट स्टिल एक छोटा सा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में कैमरास बनते हैं और कंपनी के कैमरामैन ने सोचा यार कॉस्ट डिक्रीज करनी है, बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही है, लेट डिक्रीज द कॉस्ट। उसने विदाउट एनी साइंटिफिकली प्लान, कोई अप्रोच नहीं करी, कोई एनालिसिस नहीं करा। उसने कहा ऐसा करते हैं, पेंट बहुत महंगा आता है जो हम आउटर बॉडी पे करते हैं, हम ऐसा करते हैं पेंट थोड़ा लेसर वैल्यू का करते हैं, हमारी कॉस्ट वो हो जाएगी, और जो वायर्स अंदर रख रही है वो कस्टमर को क्या पता चलेगा, अंदर जो वायर्स लगी हुई हैं उनके बारे में कस्टमर को क्या देखेगा, वो हम थोड़ी लो क्वालिटी की ले लेते हैं, हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। क्या उसने कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि यार कैमरा तो बहुत बाहर भी लगते हैं, आउटर स्पेस में भी लगते हैं, तो बारिश है, धूप है, वो फट जाएगा, वो कैमरा खराब होएगा। अंदर अगर हम घटिया क्वालिटी की वायर लगाएंगे तो शॉर्ट सर्किट ज्यादा होंगे। तो उससे क्या हुआ, जो लेबर है वो भी डिससेटिस्फाई, क्योंकि सस्ते पेंट को करने में मेहनत ज्यादा लग रही थी। तो क्या हुआ, उसने कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं करा, उसने साइंटिफिकली चीज को नहीं देखा, उसने सिर्फ हिट एंड ट्रायल अपनी पर्सनल जजमेंट से डिसीजन ले लिया। यहां पर टेलर कहता था कि नहीं, सिर्फ एक ही वन बेस्ट मेथड है टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी, कि तुम अपने डिसीजंस को साइंटिफिकली पहले प्लान करो, पर्सनल जजमेंट या हिट एंड ट्रायल पर मत चलो। एम आई क्लियर? नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स the next principle of Taylor, that is harmony not discord। harmony एकता, not discord, fight मत करो। there should be complete harmony between the management and the workers। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, सारा दिन लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा वो बहस करेंगे, जितना ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स होंगे, जितने ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कुछ भी फायदा नहीं आएगा। द ग्रोथ, द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल गोइंग टू डिक्लाइन। इफ देयर इज कंप्लीट हार्मनी, वो एक दूसरे को समझेंगे, ईच वन शुड नो कि वी बोथ आर इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि वर्कर इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है, और वर्कर्स को भी ये पता होना चाहिए मैनेजमेंट है तो गाड़ी चल रही है। ये दोनों ये ना सोचे हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन चली सिर्फ मेरे भरोसे रही है। नो, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी, both are important। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कन्फ्लिक्ट्स मत करो, लड़ाई मत करो, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी। इन डिटेल, इसके अंदर डिटेल में एक कंसेप्ट है, दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स बोथ द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। उनको अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने पहले भी कहा था ना कि दोनों ये ना सोचे कि ये ऑर्गेनाइजेशन चली मेरे भरोसे रही है। नो, दे शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। उनको रियलाइज होना चाहिए कि बोथ वन आर इम्पॉर्टेंट, हम दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। गाइस देखो, ऑनर तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता ना वर्कर्स के, तो जो मैनेजर्स हैं दे आर द ओनली वन हु लिंक द ऑनर एंड द वर्कर, वही सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट है वर्कर के अंदर। अगर उन दोनों के ही बीच में लड़ाइयां होंगी तो कैसे होगा। और ये जाहिर सी बात है कि क्योंकि वो दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, मैनेजमेंट और वर्कर्स, तो कन्फ्लिक्ट्स होना पॉसिबिलिटी है। बट वो कह रहे हैं देयर शुड नॉट बी, होने नहीं चाहिए, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी। मेंटल रेवोल्यूशन करो, अपनी थिंकिंग को चेंज करो। कैसे थिंकिंग को चेंज करे? मैनेजर कैसे थिंकिंग को चेंज करे बताओ भाई। मैनेजर क्या थिंक चेंज करे? मैनेजर को ये अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, ये सोच चेंज करनी पड़ेगी कि अगर वर्कर की वजह से मेरे को प्रॉफिट ज्यादा हुआ, मेरे पास प्रोडक्टिविटी ज्यादा ही, मेरे पास प्रॉफिट ज्यादा हुआ, देन आई शुड शेयर दैट प्रॉफिट विद द वर्कर्स। तो वहां से वो लोग हैप्पी हो जाएंगे, दे विल डांस, यार अच्छा है हमने मेहनत करी तो उन्होंने हमें प्रॉफिट शेयर करा। अच्छा, ऑन द अदर एंड वर्कर को क्या अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए कि नहीं, ये गोल सबका है, आई शुड वर्क मोर हार्डर, मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि मेरा ग्रुप गोल, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। उसने अपनी मेंटालिटी चेंज कर ली कि नहीं यार
मैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए बनाऊं, आई शुड वर्क हार्ड। उसने अपनी मेंटालिटी चेंज कर ली कि नहीं, मैनेजर ने कहा नहीं, ये प्रॉफिट्स उनकी वजह से है तो मुझे भी उनके साथ शेयर करना चाहिए। यहाँ पर दोनों की अगर ऐसे करके चलेंगे, हार्मनी करके चलेंगे, मिल के चलेंगे, हाथ मिला के चलेंगे, तो कन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा। कन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा तो वो स्ट्राइक्स पे भी नहीं जाएंगे, ट्रेड यूनियंस नहीं बनेगी कंपनी में। ट्रेड यूनियन से स्ट्राइक्स होती क्यों है? क्योंकि मैनेजर्स नहीं समझते और वर्कर्स नहीं समझते। कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके बीच में, लड़ाइयां होती हैं। उसने कहा कि मैं बोनस नहीं दूंगा, उसने कहा तूने प्रॉमिस करा था, स्ट्राइक हो गई। कन्फ्लिक्ट्स क्यों हुआ? क्योंकि देयर इज नो हार्मनी बिटवीन देम। In short, there should be complete harmony between the workers and the management. Conflict should not be there. Am I clear about the second principle of, बार बार word use कर रही हूँ, second principle of Mr. F.W. Taylor. Guys, ये सारे देखो अपने दो प्रिंसिपल पढ़े, ये टॉप मैनेजमेंट में नहीं है, फ्लोर लेवल मैनेजर्स के हैं, उनसे काम करवाना है ना। दोनों प्रिंसिपल लोअर लेवल पे लग रहे हैं। जब केस स्टडी आएगी ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यार किसका प्रिंसिपल लिखूं, हेनरी फ्योल का या टेलर का? तो कंसेप्ट क्लियर रखना अपने। द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज गिवन बाय द मिस्टर F.W. टेलर इज कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में भी हमने यही पढ़ा था कि हार्मनी हो, लड़ाई ना हो, कॉपरेशन हो। कॉपरेशन का मतलब दे शुड वर्क टुगेदर, इंडिविजुअलिज्म ना हो, अलग अलग वर्क ना करो, मिलके काम करो। वो क्या कह रहा है, ये एक्सटेंशन ही है उसी प्रिंसिपल की। वो कह रहा है देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन, कंप्लीट कोऑपरेशन, एकता हो, हार्मनी हो, वही कोऑपरेशन हो बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट, नॉट इंडिविजुअलिज्म, अलग अलग ना काम करे। तो मैम उसमें और इसमें क्या फर्क हुआ? वहां तक तो हमने सीख लिया था कि हार्मनी और डिस्कॉर्ड ना हो, कि एक साथ चलें, ये हमने कर लिया था। इसमें थोड़ा एक्सटेंशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ये दोनों को रियलाइज होना चाहिए कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वी शुड हेल्प ईच अदर। किस कौन ईच अदर? वर्कर और मैनेजर्स, मैनेजमेंट। हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे को समझें। कैसे समझें? द मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज देयर ईयर्स। उनको अपने कान बंद ना करें। इफ द वर्कर और लेबर इज गिविंग एनी सजेशन, अगर वो सजेशन दे रहे हैं तो दे शुड लिसन देम, उनको सुने। हो सकता है कोई सजेशन एक अच्छे रिजल्ट में हो, और अगर अच्छा रिजल्ट दे, कोई आउटपुट दे, यार बढ़िया है उसने तो ये सजेशन दिया था, उससे तो हमारी कॉस्ट कम हो गई या उससे तो हमारा टाइम सेव हो गया, तो मैनेजर को, मैनेजमेंट को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। दे शुड रिवॉर्ड देम। कॉपरेशन हो गया ना, मिलके काम कर रहे हैं, उसने उसको सजेशन दी, उसने उसको सुना भी और फिर उसको रिवॉर्ड भी दिया। ये एक्सटेंशन हो गया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, कि हाँ नहीं हम मिलके रहेंगे, उसने सजेशन दिया, मैंने ले लिया और रिवॉर्ड दे दिया, तो देयर इज कंप्लीट कोऑपरेशन, अलग अलग नहीं रह रहे। सिमिलरली वर्कर्स भी अनरीजनेबल डिमांड्स ना क्रिएट करें, जितना उनके हक में हो, जितना उनका बनता हो, उतनी डिमांड्स रखें और वो डिमांड्स पूरी होंगी। तुम ये सोचो हम तो अनरियलिस्टिक डिमांड्स रखेंगे, स्ट्राइक्स में चले जाएंगे और हम तो ये करेंगे, नहीं। दे शुड मेक सम रीजनेबल डिमांड्स विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट। दोनों का एंगल बता दिया। कोऑपरेशन वो कर रहा है तो तुम भी तो करके चलो ना, तुम मत रखो अनरियलिस्टिक डिमांड्स। तो यहां पर कोऑपरेशन हुआ, इंडिविजुअलिज्म नहीं हुआ। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है तो इनसे थोड़ी सलाह ले ले, एक कम्युनिकेशन कर ले कि यार हम ये प्लान कर रहे हैं कि इस बार ना ओवर टाइम कर दें, कि कोई बात नहीं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उसने कम्युनिकेशन किया ना, उसने एक डिस्कशन की, उसने डिसीजन लेने में पहले ही उनसे सलाह ले ली, तो वो रेजिस्ट करेंगे ही नहीं। अगर इफ देयर इज ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ मैनेजमेंट एंड द लेबर, देन देयर विल बी नो नीड ऑफ ट्रेड यूनियंस। जब तुमसे पूछ के ही करा था और तुमने सलाह दी थी तो ट्रेड यूनियंस की बात ही नहीं आएगी, स्ट्राइक पे जाने वाली बात ही नहीं आएगी, पता चल जाएगा यार अनरीजनेबल नहीं है, रीजनेबल है। तो दिस इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब दोनों बोथ आर वर्किंग टुगेदर, दे आर टेकिंग हेल्प ऑफ ईच अदर, दे आर लिसनिंग टू ईच अदर, मीन्स पूरा कोऑपरेशन है, इंडिविजुअलिज्म नहीं है, अलग अलग नहीं कर रहे। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या था? हार्मनी का मतलब क्या है? वो बैलेंस बना के चल रहे हैं। बट यहां पर कोऑपरेशन का मतलब क्या है? दे आर वर्किंग टुगेदर, दे आर हेल्पिंग ईच अदर।
ये एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से. Am I clear with both the principle? Harmony not discord and cooperation not individualism. Harmony not discord में mental revolution भी आ जाता है. Mental revolution भी आ जाता है एक अलग वन मार्कर बनकर. Now the last principle of Mr. F.W. Taylor is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. यार जो मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उसकी सक्सेस उसकी तरक्की किसके ऊपर बेस्ड है? जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है. अगर उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, अगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा कर रही है. वो यहाँ पर कह रहे हैं कि देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन. कौन कह रहा है? टेलर. कि जो बंदे जो ह्यूमन रिसोर्स जो पर्सनल तुम्हारे यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट पे वर्क करो. अब ये एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए, हम डेवलप कैसे करें? हम कह रहे हैं द वर्कर विच इज सिलेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सिलेक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर. प्रॉपर उसको अच्छे से सिलेक्ट करो. उसको अच्छे से सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर उसको ट्रेनिंग दो और उसको वो वाला वर्क असाइन करो जो उसकी फिजिकल, उसकी मेंटल, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से मैच करे. हमने बंदा सिलेक्ट करा, एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिया, उसको वो वाला काम दिया जो उसको सूट करता है, जो उसकी कैपेबिलिटीज पर है. उसको देने के बाद उसको ट्रेनिंग दी. क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं? अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो वो मेथड को अच्छे से समझ पाएगा, कर पाएगा. अगर वो इफ ही और शी कैन डू द वर्क वेरी परफेक्टली तो क्या होगा? उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी. he or she can produce more, वो ज्यादा काम कर पाएगा. if he or she is producing more then he or she able to earn more, वो ज्यादा कमा पाएगा. तो क्या हुआ? क्या मैंने अपने एम्प्लॉय की, अपने पर्सनल की क्या डेवलपमेंट नहीं कर दिया? एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. क्या मैंने उसको एफिशिएंट भी बना दिया क्योंकि उसको ट्रेनिंग दे दी, उसको अच्छे से वर्क करना आ गया. और प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? वेल्थ. क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो प्रोड्यूस मोर कर रहा है तो वो अर्न मोर कर रहा है, तो उसका प्रोस्पेरिटी वाला एंगल भी पूरा हो गया. तो वो यही कह रहा है वंस द एम्प्लॉय इज सिलेक्टेड गिव that work, assign that work which suits his physical, mental and intellectual capabilities and give training to that person. And if we will do this then he or she will be efficient. क्यों efficient कैसे होगा? Because he or she will produce more and then he or she will earn more. तो इससे दोनों का फायदा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का भी और एम्प्लॉय का भी. The development of his or her greatest efficiency and prosperity. हमें डेवलपमेंट करने हैं हर एक बंदे की. Am I clear about all the principles which are given by the Mr. F.W. Taylor? टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए जो कि फ्लोर लेवल पे लग रहे हैं, जो कि टॉप लेवल पे नहीं लग रहे. जो नीचे वाले बंदे हैं उनके ऊपर लग रहे हैं, लेबर के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, कि हमें साइंटिफिकली चीज करनी चाहिए. अब लास्ट वाले में भी साइंटिफिकली आ गया ना कि यार साइंटिफिकली बंदा सिलेक्ट करो, साइंटिफिकली उसे ट्रेनिंग दो ताकि वो क्या कर पाए? प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर. हर चीज में साइंटिफिकली चीज लगा रहा है कि हम करेंगे. अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टेक्निक्स which are given by the Mr. F.W. Taylor. We will going to study in deep these 7 techniques: functional foremanship, standardization and simplification of work, motion study, method study, time study, fatigue study and differential piece weight system. ये 7 techniques दी टेलर ने एक परफेक्शन लाने के लिए. किस पे? फ्लोर लेवल पर. प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए टेलर ने टेक्निक्स दी. सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप. आई थिंक तुम्हें फॉरमैन का वो मतलब याद होगा, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था. फॉरमैन क्या है? फॉरमैन इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर. ये इन दोनों के बीच का मीडिएटर है. ठीक है, मैनेजर में तो सबसे लोएस्ट आता है बट वर्कर में सबसे हाईएस्ट आता है, उसे फॉरमैन कहते हैं. और यू कैन से सुपरवाइजर. तो यस, इस फंक्शनल फॉरमैनशिप में टेलर ने क्या करा? कहा यार इस फॉरमैन का ना बहुत बड़ा रोल है, इसके क्या फंक्शन है ये हम देखेंगे. दिस फॉरमैन यू कैन से इज अ सेंट्रल पॉइंट फॉर द प्रोडक्शन.
बिकॉज ये प्रोडक्शन की प्लानिंग, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी कंट्रोलिंग सब देख रहा है कि प्रोडक्शन कैसे हो रही है। इस फॉरमैन के ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि एक सेंट्रल पॉइंट बन गया कि यार मुझे सब कुछ देखना है, प्रोडक्शन में क्या क्या चल रहा है, उसकी प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन, उसका प्रोसेस, असेंबलिंग प्रोसेस, उसकी कंट्रोलिंग, वो कितना सारा कुछ देखेगा। एक सुपरवाइजर को सब कुछ देखना है। अब वो टेलर सोचता है यार एक सुपरवाइजर, एक फॉरमैन के अंदर क्या सारी क्वालिटीज आ सकती हैं, इज इट पॉसिबल कि वो बंदा फिट हो जाए, उसके अंदर सारी क्वालिटीज है? उसका आंसर था नो, एंड दिस नो आंसर गिव द टेक्निक फंक्शनल फॉरमैनशिप। उसने कहा कि अगर मुझे सुपरविजन की क्वालिटी इंक्रीज करनी है, क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो आई शुड अपॉइंट 8 फॉरमैन, 8 स्पेशलिस्ट ओवर 1 वर्कर। उससे क्या हुआ, उसने डिवाइड कर दिया, डिवीजन ऑफ वर्क। यू कैन से दिस फंक्शनल फॉरमैनशिप इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। उसने डिवाइड कर दिया 8 स्पेशलिस्ट के अंदर ताकि स्पेशलाइजेशन आए। वही सेम काम जो एक फॉरमैन कर रहा था, उसने कहा नो, my aim is to improve the quality of the supervision at shop floor level, and this can be achieved by appointing 8 foremen for just 1 worker। कि एक वर्कर को 8 स्पेशलिस्ट से क्या मिलेंगी, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, क्योंकि एक वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्पेशलिस्ट उसी डिपार्टमेंट के बंदे के पास जाए। इसने फंक्शनल फॉरमैनशिप टेक्निक ने सेपरेट कर दिया द प्लानिंग फंक्शन एंड द एग्जीक्यूशन फंक्शन, और यू कैन से प्रोडक्शन फंक्शन। उसने कहा यार एक वर्कर को हम डिवाइड कर देते हैं, 8 फॉरमैन को हम डिवाइड कर देते हैं इनटू द प्लानिंग इंचार्ज एंड द एग्जीक्यूशन इंचार्ज। जो फॉरमैन दे आर गुड इन इंटेलेक्चुअल और टेक्निकल, तो उनको हम प्लानिंग इंचार्ज बना देते हैं, प्लानिंग इंचार्ज के अंडर डाल देते हैं, जिनके अंदर वो क्वालिटीज है कि वो अच्छे इंटेलिजेंट है, उनको टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, मतलब वो सारा मेंटल एक्सरसाइज करेंगे। एग्जीक्यूशन इंचार्ज उनको बना दिया जो बहुत एनर्जी है, जिनकी हेल्थ गुड रहती है, क्योंकि उनको एग्जीक्यूट करना है, जाके देखना है। तो उसने बाइफरकेट कर दिया द प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन फंक्शन। दिस टेक्निक है बाइफरकेटेड, सेपरेटेड द प्लानिंग इंचार्ज एंड द एग्जीक्यूशन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 क्लर्क बिठा दिए और एग्जीक्यूशन इंचार्ज के अंदर 4 बिठा दिए। 8 फॉरमैन हो गए एक वर्कर के ऊपर, और ये 8 के 8 स्पेशलिस्ट क्वालिटीज के, अपना अपना काम है उनका, दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। अब हम देखते हैं प्लानिंग इंचार्ज जो फॉरमैन हैं, उन कौन कौन से फॉरमैन हैं और उनका काम क्या है, वो क्या काम करेंगे फॉर द वर्कर, किस टाइप का। द फॉरमैन अंडर प्लानिंग इंचार्ज, द फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये करता क्या था, दे ड्राफ्टिंग द इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स। ये वर्कर को रिक्वायरमेंट जो थी, क्या करना है, कैसे करना है, ये वो इंस्ट्रक्शन एक बना देता था। द नेक्स्ट वन इज रूट क्लर्क। व्हाट रूट क्लर्क डज, इट स्पेसिफाइंग द रूट ऑफ द ऑपरेशन, मतलब डिटरमाइन करता था रूट थ्रू विच रॉ मटेरियल हैज टू बी पास, कि रॉ मटेरियल कैसे किस रूट से पास ऑन होगा। द नेक्स्ट क्लर्क वाज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, हु प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट, कि एक काम को करने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितनी उसकी कॉस्ट लगेगी। द लास्ट वन इज अंडर प्लानिंग इंचार्ज इज डिसिप्लिनेरियम। He ensures the discipline in the organization. He ensures the rules and regulations in the organization. तो ये चारों के चारों ने, इन फॉरमैन ने क्या करा, एक प्लानिंग इंचार्ज बना दिए कि इन चारों का अपना अपना काम है। मतलब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का अपना, रूट क्लर्क का अपना, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का अपना और डिसिप्लिनियर का अपना। इन्होंने प्लानिंग कर ली। ये अब देखते हैं अब हम देखेंगे एग्जीक्यूशन इंचार्ज के अंदर कौन कौन से फॉरमैन आते हैं। 4 फॉरमैन, 4 स्पेशलिस्ट जो एक वर्कर को सुपरवाइज करेंगे, और उनके क्या काम है, उनके फंक्शंस क्या हैं, उन स्पेशल फॉरमैन के क्या फंक्शन है। फर्स्ट वन इज स्पीड बॉस। उसका रोल क्या रहता है, वो देखता है कि टाइमली और एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब हो जाए, मतलब कोई डिलेज ना आए, कोई खाली ना बैठे, स्पीड बॉस। द नेक्स्ट वन इज गैंग बॉस, keeping machines and tools ready for the operation by the workers।
ये गैंग बॉस ये देखता था कि जो मशीन्स टूल्स वर्कर को चाहिए वो ला के देता था. द नेक्स्ट वन इज रिपेयर बॉस, इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स. अब ये फॉरमैन ये इसका ये रोल था कि मशीन्स और टूल्स को वर्किंग कंडीशन में इंश्योर करता था. अगर कोई टूटी फूटी है तो उनको रिपेयर करवा देता था. द लास्ट वन इज इंस्पेक्टर, चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क. वो किस क्वालिटी का काम कर रहे हैं, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, मटेरियल क्या है, क्वालिटी ऑफ द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट, वो ये मेंटेन करता था. अब हमने ये चारों पढ़े, ये चारों फॉरमैन का रोल पढ़ लिया. ये चारों आते थे एग्जीक्यूशन इंचार्ज के अंडर. मींस स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर्स. दीज फोर आर दोज फोरमैन हु एग्जीक्यूट द वर्कर. अब ये 8 बंदे एक सिंगल वर्कर को क्या करते थे, सुपरवाइज करते थे. इनके ऊपर ये 8 फॉरमैन थे जो स्पेशलाइज्ड अपनी एक्टिविटीज करते थे. गाइस जस्ट 1 मार्कर, एक बार वैसे तो हम केस स्टडी में 1 मार्कर में पढ़ेंगे. ये याद रखना, दिस टेक्निक इज द एक्सटेंशन ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क, बट यस दिस टेक्निक कॉन्ट्राडिक्ट वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपोज कर रहा है. एक प्रिंसिपल ऐसा है जो हेनरी फ्योल ने कहा था, बट ये टेक्निक उस प्रिंसिपल को अपोज कर रही है. कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. आई विल गोइंग टू रिवर्ट बैक टू यू फॉर श्योर. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय वीडियो. नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. इस टेक्निक में हम 2 चीज पढ़ेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. वो कहता है, टेलर कहता है कि वर्क को स्टैंडर्डाइज कर दो. स्टैंडर्डाइज का मतलब, स्टैंडर्डाइजेशन मींस सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस एक्टिविटी. एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, एक बेंचमार्क सेट कर दो. किस चीज के लिए? तुम्हारा रॉ मटेरियल कौन सा यूज होगा, स्टैंडर्ड सेट है. तुम्हारा प्रोसेस क्या होगा, स्टैंडर्ड सेट है. किस टाइम पे आना है, ये स्टैंडर्ड है. क्या मटेरियल यूज करना है, ये स्टैंडर्ड है. तुम्हारी वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, स्टैंडर्ड है. मतलब एक बेंचमार्क सेट कर दिया हर चीज के लिए. दैट इज standardization, means process of setting standards for all the business activities. हमने हर business activities के लिए एक benchmark set कर दिया है. For example, मैकडॉनल्ड्स का तुम कहीं से भी बर्गर खा लो, कहीं से भी फ्रेंच फ्राइज ले लो, मैकपफ ले लो, उनका स्टैंडर्ड सेट है तो उनका टेस्ट सेम है. उन्होंने क्या स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि मान लो फ्रेंच फ्राइज, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि इसी टाइप के मेरे पास पोटैटोज आएंगे, वो इन्हीं एयर फ्रायर में स्पेसिफाइड यही एयर फ्रायर मशीन आएगी जो मेरे फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करेगी. उन्होंने हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना. इनफैक्ट जिस पैकेट में उनको फ्राइज डालने हैं कि यही मटेरियल यूज होगा मेरे पैकेट का जिसमें फ्राइज डालेंगे. कोई भी कंडीशन हो, कोई इसमें ऑयल ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी है, फ्रेश रहते हैं. उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया हर एक चीज का कि मेरा यही बेंचमार्क है, मैं यही प्रोसेस यूज करूंगी, यही मशीन यूज करूंगी, इसी क्वालिटी का पोटैटो लूंगी, इसी क्वालिटी का मैं पैकिंग मटेरियल लूंगी. उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, मींस एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए. व्हाई? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू सेट स्टैंडर्ड फॉर वर्क? Objectives of standardization of work are what? Think. First, to establish a standard. अगर मैं standardization of work कर रही हूँ, to establish standards of excellence in material. एक material मेरा अच्छा आता है. To establish standards of performance of men and material. क्योंकि स्टैंडर्ड सेट है तो मेन जो वहां पर वर्कफोर्स काम कर रही है उन्हें पता है मुझे ग्लव्स पहन के ही करना है, मुझे मेरे स्टैंडर्ड सेट है कि मुझे ऐसे ही देना है, ऐसे ही बर्गर पैक करके देना है. उनके भी स्टैंडर्ड सेट है. तो परफॉर्मेंस ऑफ मेन एंड मटीरियल्स की भी एक स्टैंडर्ड सेट हो गए. वो कह रहा है टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स. इसका मतलब वो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, और अगर मुझे कोई भी मटेरियल को इंटरचेंज करना है तो उसकी कोई स्पेसिफिकेशन है, मैं आराम से कर सकती हूँ. मैम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, समझ नहीं आया. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर बट आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स वाले फिलिप्स नाम की कंपनी का एयर फ्रायर यूज करते हैं. क्यों फिलिप्स का करते हैं? क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स है कि फिलिप्स वाली कंपनी में ये
पॉसिबिलिटीज हैं, ये क्वालिटीज हैं ऑफ एयर फ्रायर की। बट अब उनको अगर स्विच करना है, इंटरचेंज करना है अपना मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, तो वो वही पार्ट लेंगे जिसमें ये सब जो फिलिप्स में क्वालिटीज थी वो दूसरों में भी हो। तो इंटरचेंजेबिलिटी एबिलिटी पॉसिबल है अगर मेरे पास कोई स्टैंडर्ड सेट है। मैं अगर मैकडॉनल्ड से हट के दूं, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स हूं और मैं एक पर्टिकुलर चीज का कपड़ा यूज कर रही हूँ, अगर मुझे वो इंटरचेंज करना है, अगर मेरे स्टैंडर्ड सेट हैं, तो मैं इजीली कर सकती हूँ कि हाँ मेरे इस वाले कपड़े में यही क्वालिटीज थी, तो मैं दूसरा कपड़ा जो स्विच करूंगी उनमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। चलो अब वापस आते हुए, द लास्ट ऑब्जेक्टिव दे आर सेइंग टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स साइजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स और एनी काइंड ऑफ टाइप्स। वो कह रहा है स्टैंडर्ड्स के कारण हम एक लाइन को रिड्यूस कर देते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें मैकडॉनल्ड्स का ही। मैकडॉनल्ड्स ने अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करने की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स अपने मेन्यू से डिलीट कर दिए थे कि नहीं, ये मेरा स्टैंडर्ड कंटिन्यू नहीं होगा। मैं एक टिपिकल माजा नहीं दूंगी, मेरे जो कप्स में मशीन में कोल्ड ड्रिंक आती है उन्हीं को दूंगी। एक माजा बेवरेज देना उन्होंने डिलीट कर दिया था, अपने मेन्यू से रिड्यूस कर दिया था वो लाइन, बिकॉज उनके स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं हो रहे थे। क्योंकि माजा के क्या है स्टैंडर्ड्स हमें नहीं पता ना, तो उन्होंने वो रिड्यूस कर दिया। तो दीज ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, कि मैं एक बेंचमार्क मेंटेन करूंगी अपने बिजनेस एक्टिविटी का, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। दिस सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एम्स एट एलिमिनेटिंग, मैं एलिमिनेट कर दूंगी वो अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट मेरे काम का ही नहीं है, जो सिर्फ एडिशनल है, उसको मैं एलिमिनेट करूंगी टू मेक माई वर्क सिंपल। इसमें एग्जाम्पल देती हूँ अमूल। अमूल के हम दूध पीते हैं, आधा किलो का तुमने पता है पैकेट आता है, 1 लीटर का आता है पैकेट, 2 लीटर का भी आता है, और कुछ ने शायद 6 लीटर का भी दे रखा हो जो स्पेसिफाइड बंदों को मिल जाता है। बट हैव यू एवर हर्ड 200 ml ऑफ अमूल पैकेट ऑफ मिल्क कॉस्टिंग 10 रुपीज? नो, आई डोंट थिंक सो। वाई? क्योंकि किसी को नहीं पता, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आया। आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट द ईयर, बट मे बी इन 2017 और 18 10 रुपए का 200 ml का पैकेट इंट्रोड्यूस करा गया था अमूल ने, जो शायद महीना ही चला और बंद कर दिया। क्यों? उसने कहा नहीं, आई विल गोइंग टू सिंप्लीफाई माई वर्क, 200 ml का नहीं यार, डिलीट कर दो, अननेसेसरी प्रोडक्ट लाइन मत ऐड करो, तुम फोकस करो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बिक रहा है। अगर तुम कॉस्ट बढ़ रही है, मेरी लेबर बढ़ रही है, मेरा मटेरियल बढ़ रहा है, मेरा सब कुछ, मुझे मशीन लानी पड़ रही है जो 200 ml को पैक कर सके, नहीं, आई वुड सिंप्लीफाई माई वर्क। मैं सिंप्लीफाई रखती हूँ वर्क बाय एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी प्रोडक्ट्स। जो मुझे नहीं चाहिए वो डिलीट कर दो यार, जिनकी नहीं है। उससे होगा क्या? आई कैन फोकस ऑन माई मोर प्रोडक्ट्स। इससे मेरी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, क्योंकि मैं उन्हीं कोर प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रही हूँ, तो लेबर कॉस्ट भी मेरी बच रही है। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में सिंपली मैं कहूं तो इट एलिमिनेट द अननेसेसरी प्रोडक्ट्स। एम आई क्लियर अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टडी। नेक्स्ट ना, उसने सिंप्लीफाइड और स्टैंडर्डाइजेशन जो अपना टेक्निक दिया था, उसने कहा था हर काम को स्टैंडर्डाइज कर दो। और वो स्टैंडर्डाइज कैसे होगा? टाइम स्टडी करो, मेथड स्टडी करो, मोशन स्टडी करो, फटीग स्टडी करो, ताकि तुम एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाओ। जब हम ये स्टडी करेंगे, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, अगर हम इन स्टडी को स्टडी करेंगे, तभी तो हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे ना। हम टाइम स्टडी करेंगे तभी तो हम स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे ना, कि इन्हीं टाइम में बर्गर डिलीवर होना चाहिए। देखा है ना मैकडॉनल्ड्स का, 1 मिनट में बर्गर तुम्हें रेडी मिलता है, तो वो क्या है? उन्होंने टाइम स्टडी करी। तो अब हम पढ़ेंगे डी स्टडी साइमल्टेनियसली, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। और इन सब स्टडी को जब हम कर लेते हैं तो उसको कहा जाता है वर्क स्टडी, कि हमने पूरे काम को स्टडी कर लिया है। फर्स्ट स्टडी इज द मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मीन्स फाइंडिंग आउट द वन बेस्ट वे टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क। मैं सबसे बेस्ट वे सिलेक्ट करूंगी अगर मुझे एक काम को करना है, दैट इज मेथड स्टडी। एक काम को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इफ आई वॉन्ट टू डू वन पर्टिकुलर वर्क,
then I have 4 options that I can use this method to do this work, this method, this method, this method. तो मेथड स्टडी कहता है कि जो बेस्ट मेथड है ना उसको चूज करो. फॉर एग्जाम्पल रोहन ने एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है, अब उसको बेस्ट मेथड सिलेक्ट करना है, वन बेस्ट वे. बट किसका बेस्ट वे? टू बाय रॉ वेजिटेबल्स, टू मेक द फूड एंड टू डिलीवर द फूड. वो कह रहा है मुझे हर चीज का बेस्ट मेथड चाहिए कि मैं कैसे रॉ वेजिटेबल्स खरीद के लाऊं, कैसे खाना बनाऊं और कैसे डिलीवर करूं. बेस्ट मेथड तो मुझे सारी एक्टिविटीज में चाहिए, सारे जॉब में चाहिए. तो टेलर यही कह रहा है देयर इज ओनली वन बेस्ट वे टू डू अ पर्टिकुलर जॉब. हो सकता है खाना बनाने के बहुत सारे मेथड्स हो, बट बेस्ट मेथड चुनना है. अब बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड, बट व्हाट इज दिस बेस्ट मेथड? ये मेथड स्टडी क्यों कर रही हूँ? ऑब्जेक्टिव क्या है इस मेथड को चूज करने का? यार मैं वो वाला बेस्ट मेथड करूंगी चूज. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मिनिमाइज द कॉस्ट, मेरी कॉस्ट कम हो जाए बट मैक्सिमाइज द क्वालिटी, मेरा क्वालिटी अच्छी रहे एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ये तीनों चीज होनी चाहिए. रोहन को ये देखना है कि मैं बेस्ट मेथड सिलेक्ट करूं जिससे के कारण मेरी कॉस्ट भी कम रहे बट मेरा क्वालिटी ऑफ फूड भी अच्छा हो और मेरे कस्टमर भी सारे satisfied रहे. That is best method, choosing the best method. And what is the objective of method study? The objective of method study is to minimize the cost and maximize the quality and satisfaction of a customer. ये हमारा objective है, ये हमारा aim है method study का. Am I clear about the method? कि मुझे best method choose करना है starting from the procurement of the raw material till the प्रोडक्ट डिलीवर टू द कस्टमर. मुझे हर चीज में बेस्ट मेथड चूज करना है. नेक्स्ट स्टडी इज मोशन स्टडी. व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन मीन्स स्टडी ऑफ मूवमेंट्स व्हाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब. मोशन स्टडी कह रहा है कि एक जॉब को करने में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, उनको स्टडी करना, दैट इज मोशन स्टडी. लाइक लिफ्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, लाइक शिफ्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं अगर एक काम को कंप्लीट करना है. तो वो कह रहा है दीज मोशंस, दीज मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड एज प्रोडक्टिव मूवमेंट्स, इंसिडेंटल मूवमेंट्स एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. उसने उन सब काम को करने के 3 कहते हैं. यार ये काम तो प्रोडक्टिव इन नेचर है, ये अनप्रोडक्टिव इन नेचर है और ये इंसिडेंशियल है. प्रोडक्टिव मीन्स यार यूजफुल है, ये करेंगे तो अच्छा है. अनप्रोडक्टिव मीन्स नॉट नेसेसरी, यार चाहिए ही नहीं, अनप्रोडक्टिव है, इससे क्या फायदा होगा. और इंसिडेंशियल मीन्स लाइक मैं प्रोडक्टिव भी नहीं हूँ, अनप्रोडक्टिव भी नहीं हूँ, बट प्रोडक्टिव करने की वजह से मुझे करना पड़ रहा है. इंसिडेंशियल इन नेचर है. अगर किसी को कोई फैक्ट्री में वर्कर मशीन पे काम कर रहा है और उसको टूल चाहिए और वो टूल चाहिए ना उसे, वो टूल अगर वो स्टोर रूम से जाके लाएगा तो वो स्टोर रूम क्या है? इंसिडेंशियल मूवमेंट है. दैट मूवमेंट नीदर प्रोडक्टिव एंड नॉर अनप्रोडक्टिव. तो उसने मूवमेंट्स को 3 कैटेगरी में बाइफरकेट कर दिया, प्रोडक्टिव मूवमेंट्स, इंसिडेंशियल मूवमेंट एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. अब ये क्या कह रहा है? तो मोशन स्टडी में एलिमिनेट कर दो जो अनप्रोडक्टिव मोशंस हैं, अननेसेसरी मोशन है, उनको तुम डिलीट कर दो. गाइस अगर मान लो मेरे पास बॉक्सेस हैं और वो मुझे लोड करने हैं ट्रक में, राइट, और माय गोडाउन इज ऑन 2nd फ्लोर. अब क्या हो रहा है, बहुत बड़ा गोडाउन है, एक बॉक्स बंदा उठा रहा है या 10 उसमें रख रहा है, ट्रॉली में रख रहा है, वो पहले उसको हैंड ओवर कर रहा है, फिर वो नीचे लेके जा रहा है, फिर वो उसके पार जो ट्रक के नीचे खड़ा उसको दे रहा है, फिर वो ट्रक के अंदर रख रहा है. तो ये मोशंस हो गए ना. तो उसने देखा यार इन मोशंस को काउंट करो और बाइफरकेट कर दो, कौन सा प्रोडक्टिव है, कौन सा इंसिडेंशियल है और कौन सा अनप्रोडक्टिव है. इसका बीच का इनको एलिमिनेट कर दो जो रिक्वायर्ड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इसका बेस्ट वे करूं, यार तुम अपनी विंडो से एक इंक्लाइन स्लोप बना लो कपड़े का बहुत चौड़ा और उसमें से तुम्हारे लाइट वेटेड बॉक्स हैं तो उसमें से डायरेक्ट उसमें चला जाएगा, किसमें? ट्रक में चला जाएगा. क्या मैंने मोशन स्टडी करी? मेरे 8 स्टेप्स में पहले बॉक्स पहुंच रहा था ट्रक में और ये वाली करने के कारण मेरा शायद 3 या 4 स्टेप्स में पहुंच रहा है ट्रक के अंदर. तो मैंने क्या करा? अनप्रोडक्टिव स्टेप्स को, अनप्रोडक्टिव मोशंस को, मूवमेंट्स को डिलीट कर दिया. तो ऑब्जेक्टिव क्या है मोशन स्टडी का? मोशन स्टडी का ऑब्जेक्टिव है टू एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी मूवमेंट्स और मोशंस so that it completes the task with efficiently.
उसने काम को कंप्लीट करा by eliminating the unnecessary unproductive motions or movements from the process, that is motion study. Am I clear about the method study and motion study? अब कोई भी अगर इशू है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल गोइंग टू क्लियर दैट. एंड जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करो पर्सनल नंबर पर, ग्रुप पर. आई विल गोइंग टू रिवर्ट बैक टू यू. अब हम पढ़ते हैं टाइम स्टडी. टाइम स्टडी डिटरमाइंस स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क. एक टास्क को करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है ये टाइम स्टडी कैलकुलेट करेगा. कैसे? अगर तुम अपने अकाउंट्स का पेपर देते हो, तुम कोई भी पेपर देते हो, तो एक स्टैंडर्ड टाइम है ना कि यार अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम्हें 4 मिनट ही लगने चाहिए. ये कैसे हुआ? किसी एग्जामिनर ने 10 बच्चों को बिठाया और क्वेश्चन दे दिया और स्टॉप वॉच स्टार्ट करी कि चलो तुम क्वेश्चन करो मैं देखती हूँ. तो उसने ऑन एन एवरेज लगाया कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 मिनट लगते हैं. तो ये स्टैंडर्ड सेट हो गया ना कि एक काम को करने में तुम्हें कितना वक्त लग रहा है. अगर जो रेस्टोरेंट चला रहा था तो एक फूड को बनने में, वो राइस हो, डोसा हो, उसने कैलकुलेट करा कि मेरे शेफ को 3 मिनट में डोसा रेडी कर देना चाहिए ताकि 1 मिनट उसको डिलीवरी में लगेगा अगर वो खा रहा है, डाइन इन कर रहा है, और 20 मिनट लगेगी अगर वो 5 किलोमीटर के दायरे में वो भेज रहा है, डिलीवर कर रहा है ऑर्डर. तो ये क्या है? ये टाइम स्टडी है. मतलब हर एक काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम रख दिया कि तुम्हें इतने टाइम में ये काम करना है. अगर कोई बॉक्स बना रहा है किसी प्रोडक्ट के तो बता दिया कि 2 मिनट में पूरा बॉक्स बनके रेडी हो जाएगा. मैं टाइम स्टडी क्यों कर रही हूँ? मैंने क्यों निकाला कि एक बॉक्स 2 मिनट में रेडी हो रहा है? अगर मेरे को पता है ना कि मुझे 1 लाख बॉक्स चाहिए, तो अगर मुझे 1 लाख बॉक्स चाहिए और 2 मिनट लग रहा है एक बॉक्स को करने में, तो एक वर्कर कितनी देर काम कर रहा है, मुझे कितने वर्कर्स चाहिए ताकि मेरा 1 लाख जो बॉक्सेस हैं वो 1 मंथ में कंप्लीट हो सके. मैं उस हिसाब से अपनी इंसेंटिव्स भी तो फ्रेम करूंगी ना कि वो बंदे, यार एक बंदा 9 आवर्स वर्क कर रहा है और 1 घंटे की उसकी छुट्टी है, लंच ब्रेक है, तो यानी वो 8 आवर्स वर्क कर रहे हैं. 8 आवर्स में कितने मिनट्स हैं? 8 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स. तो कितने मिनट्स आ गए हमारे? 480 मिनट्स. और एक बॉक्स कितने मिनट में बन रहा है? 2 मिनट में बन रहा है. तो यानी एक बंदा कितने प्रोड्यूस कर पाएगा? 240 बॉक्सेस. अब हमें निकाल लिया ना कि एक बंदा 240 बॉक्सेस काम कर रहा है एक दिन में. एक दिन में उसने 240 बॉक्सेस बनाए. और वो कितने दिन काम कर रहा है? मान लो 20 डेज. ऑन एन एवरेज 20 डेज वो वर्क कर रहा है. तो 240 मल्टीप्लाई बाय 20 डेज इज इक्वल टू 4800 बॉक्सेस वो प्रोड्यूस कर रहा है. तो एक बंदा 4800 बॉक्सेस प्रोड्यूस कर रहा है. क्या मैं ऐसे ही बता सकूंगी? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट कर लूंगी ना कि मुझे कितने वर्कर्स रखने हैं, उन्हें कितना पैसा देना है, कैसे करना है कि मेरी लेबर कॉस्ट पता चल जाए कि मैं लेबर को कितना पैसा दे रही हूँ. ये सब कुछ कैसे हुआ? जब मैंने टाइम स्टडी करी, जब मैंने ये देखा कि एक बॉक्स को बनने में कितना टाइम लग रहा है. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी क्या है? टाइम स्टडी का तो एम क्या है कि स्टैंडर्ड टाइम सेट करो. कैसे? बाय जस्ट यूजिंग द मेजरिंग डिवाइसेस. बाय यूजिंग द मेजरिंग डिवाइसेस, कोई भी मेजरिंग डिवाइस यूज करके तुम ये मेजर कर लो कि एक पर्टिकुलर टास्क को कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में. हो गया. अब वो कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं टाइम स्टडी क्यों कर रही हूँ. द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी is to calculate the number of worker to be employed and frame the suitable incentives schemes and calculate the labor cost. उसका ऑब्जेक्टिव यही है. 3 ऑब्जेक्टिव हो गए. नंबर ऑफ वर्कर्स कितने एम्प्लॉय करूं, उनकी इंसेंटिव स्कीम्स क्या फॉर्म करूं, और मेरी लेबर कॉस्ट क्या रहेगी. इसलिए मैं टाइम स्टडी कर रही हूं. Am I clear about time study? The last study is fatigue study. इंग्लिश में fatigue का मतलब क्या होता है? थकना, थकावट, एक रेस्टलेसनेस कि मुझे थकावट हो चुकी है, अब मैं नहीं पढ़ सकती, अब मैं नहीं पढ़ा सकती. एक थकावट आती है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है गाइस. एक कभी कभी होता है ना, तुम भी पढ़ने बैठते हो, 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे बाद बस सैचुरेशन पॉइंट आ गया, नाउ आई नीड अ ब्रेक. ऑब्वियसली एक रेस्ट करने के लिए तुम्हें ब्रेक चाहिए टू रीगेन योर एनर्जी. तुम उसी इंथुसियाज्म से काम कर सकते हो. हर
कंपनी में क्या होता है, काम शुरू होता है 9 बजे, 11 बजे 10 मिनट का ब्रेक देते हैं टी टाइम, फिर 2 बजे से 2:30 बजे तक लंच टाइम दे देते हैं, और फिर 5 से 5:15 फिर टी टाइम दे देते हैं। ये कैसे हुआ? फैटीग स्टडी करी। फैटीग स्टडी का मतलब a person is bound to feel tired if he or she is working for a long hour without rest. Obviously, अगर वो लगातार काम करता ही जा रहा है तो वो टायर्ड फील होगा, उसकी पूरी एनर्जी डाउन हो जाएगी और इससे उसकी एफिशिएंसी भी बाहर नहीं आ पाएगी, वो बेस्ट प्रोडक्टिव वे में काम नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली यार, स्टेमिना डाउन होता है। अगर मैं भी पढ़ा रही हूँ, मेरा भी शूट होता है, तो मैं 5-6 घंटे ही शूट कर पाती हूँ। उसके बाद अगर मैं शूट स्ट्रेच भी करती हूँ, स्ट्रेच कर लेती हूँ, नहीं यार कर लेते हैं, तो मेरी इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं आ पाती। तुम लोग भी पढ़ते हो, अगर क्वेश्चन करने बैठते हो 10 क्वेश्चन के बाद तुम अगर इंटरवल नहीं लोगे तो तुम डाउन फील करोगे। और अच्छा, कभी कभी ये भी होता है यार, कोई सब्जेक्ट तो तुम 2-2, 3-3 घंटे में भी बोर नहीं होते, और कोई सब्जेक्ट तुम आधा घंटे में भी बोर हो जाते हो। तो फैटीगनेस आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लॉन्ग वर्किंग और वर्किंग कंडीशन और योर मेंटल स्टेटस और योर कॉर्डियल रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉयज, उससे आ जाता है। बॉस कैसा है, उससे फैटीगनेस भी आती है। तो फैटीग स्टडी में क्या करूं मैं, क्यों कैलकुलेट करूं? फैटीग स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? The objective of fatigue study is to determine the amount of rest intervals and frequency of rest intervals in completing a task. मैंने 2 चीज यूज करी, amount of rest intervals and frequency, मतलब कितनी देर का देना है इंटरवल और कितनी देर बाद कितने इंटरवल देना है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना कंपनी में, in my company when I worked as a company secretary in a Hyatt hotel, then मेरे यहाँ पर 3 इंटरवल्स दिए जाते थे, 15 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट। तो अमाउंट बता दिया कि कितने इंटरवल्स है और फ्रीक्वेंसी कि कितनी देर बाद देने हैं। दैट इज फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी का मतलब समझ आया? अभी मैं तुम्हें एक क्लिपिंग दिखाने वाली हूँ हिंदी मीडियम मूवी की, मेरी बहुत फेवरेट है। उसमें उसने यही बताया, भाई उसको सुसु जाना था, तो उसने यही कहा कि नो, तेरा फैटीग स्टडी के अकॉर्डिंग तुम सिर्फ 2 ही बार सुसु जा सकते हो। टाइम उसने क्या कर रखा था, उसने पूरा टाइम वर्क स्टडी कर रखा था। जो हम क्लिपिंग देखेंगे उसमें वर्क स्टडी का कर रखा था। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्टडी? वर्क स्टडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटीग स्टडी। उसको वर्क स्टडी कहेंगे। तो वो कह रहा है, इस क्लिपिंग में हम देखेंगे कैसे उसने मेजर करके रखा था और कैसे उसने स्टडी का इस्तेमाल करा। आई होप तुमने क्लिपिंग देखी हो, स्किप ना करियो, बिकॉज ये एक समझने का तरीका है। Now we will going to do the last technique of Mr. Taylor is differential piece weight system. Let's have a case study for this. एक सुपरवाइजर था साहिल, वर्किंग इन अ लाला सूट्स कंपनी। वो सुपरवाइज करता था अपने वर्कर्स को, और उसने क्या नोटिस किया, यार मेरे कुछ वर्कर्स तो बहुत एफिशिएंट है और कुछ वर्कर्स लेस एफिशिएंट है। कुछ वर्कर एफिशिएंट कैसे हैं, वो अपना काम करते हैं, अच्छे से प्रोडक्टिविटी करते हैं और वो एफिशिएंट इन नेचर है, बट कुछ वर्कर्स तो बहुत ज़्यादा लेस एफिशिएंट है। एंड ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड एंड टेंस्ड कि मैं क्या करूं कि मेरे लेस एफिशिएंट वर्कर्स भी मोटिवेट फील हो और वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। ही जस्ट ओपन द बुक and get to know about the technique of Taylor, that is differential piece wage system. It is a technique in which efficient worker and less efficient worker are differentiated. उनको differentiate करते थे किस बेसिस पर, अलग अलग वेज देके। मतलब वो जो एफिशिएंट वर्कर्स होते थे ना, उनको रिवॉर्ड देते थे बाय गिविंग अ हायर वेज, और जो लेस एफिशिएंट वर्कर्स थे उनको कहते थे दैट यू कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। अब इसमें हुआ क्या, इन दिस वेज सिस्टम उसने बाइफरकेट कर दिए 2 वेजेस, मतलब एक स्टैंडर्ड आउटपुट दे दिया और 2 वेजेस रख दिए। मैम कैसे? यहाँ पर उसने स्टैंडर्ड आउटपुट दे दिया कि यार एक वर्कर एक दिन में 100 पीसेस कट कर सकता है। मतलब उसने टाइम स्टडी करी होगी ना, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी करी होगी, तभी उसने कहा कि तुम एक दिन में 100 पीसेस को कट कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड आउटपुट कर दिया। तो उसने 2 वेज सिस्टम रखे, मतलब जो 100 यूनिट से कम प्रोड्यूस करेगा उसे तो मैं पर यूनिट 3 रुपीज दूंगा, बट जो 100 पीसेस या 100 पीसेस से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा
कट करेगा उसे मैं 4 रुपए दूंगा। ये उसने 2 पीस वेज सिस्टम कर दिया, 2 वेजेस लगा दिए। सो एक पीस वेज उसके लिए हु प्रोड्यूस मोर और एक उसके लिए जो लेस एफिशिएंट था। अब देखते हैं हुआ क्या रियल लाइफ में। साहिल जो सुपरवाइजर था उसके पास 2 वर्कर थे, एक मिस्टर राम और एक मिस्टर श्याम। जो राम था उसने बहुत एफिशिएंट तरीके से मेहनत करी और उसने 110 पीस को कट कर लिया। तो उसको 110 पीसीस वाले को कितने रुपए मिलेंगे? 4 रुपए के हिसाब से, तो उसको मिले 440 रुपए। और जो श्याम था जो आराम आराम से करता था, लेस एफिशिएंट था, उसने प्रोड्यूस करे 80 यूनिट्स, 80 पीसेस को कट करा, तो उसको मिले 80 इंटू 3 240 रुपीज। उसने कहा यार ये क्या हुआ, उसने तो सिर्फ 30 पीसेस कट करे बट 200 रुपए, जो 200 रुपए का डिफरेंस था वो उसके लिए एक मोटिवेटर साबित हुआ कि यार 30 पीस तो ज्यादा कट करे और उसे 200 रुपए ज्यादा मिले। तो उसको क्या हुआ, एक मोटिवेशन मिली कि नहीं, मैं अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को टच कर सकता हूं। आई कैन ऑल्सो बी एन एफिशिएंट वर्कर। तो उससे क्या हुआ, वो अब एफिशिएंट वर्कर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम उस टेक्निक ने उसे हेल्प किया टू बिकम अ एफिशिएंट वर्कर। Am I clear about differential piece wage system? अब हमने साथ के साथ टेक्निक कर ली है, कैसे फंक्शनल फॉर्मेनशिप ने हेल्प करी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क ने हेल्प करी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये सातों स्टडी टेलर ने दी थी और टेलर ने कहा प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को अगर यूज करोगे तो तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगी ही आएगी। Now this chapter is complete. I hope I covered all the topic. In case I left any other topic, please let me know. I will going to give you the video and live class. In case you are like my video, in case it is beneficial for you, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स का कोई फायदा हो सकता है, तो do share also. Do share and like and comment. Now you all know all the principles of Henry Ford and Taylor. You also know the techniques. You also know the characteristics or nature of principle of management. Now you are in a position that you can quote what is the significance of principles of management, or I will say what are the importance, what are the advantages, कितने advantages हैं अगर मैं principles of management को follow कर रही हूँ। These advantages we can calculate by their utility, कि हमने उसे कैसे utilize किया, उनको कैसे use किया। So we will going to study what are the significance of all the principles of management. The first one is they provide the managers with useful insights into reality. वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं managers जो है ना, principles of managers को guide कर रहे हैं reality के लिए। क्यों? They are not a ready-made solution. They are just providing a general guidelines. So ये principles of management they guide the managers कि उन्हें problem से कैसे tackle करना है। These principles add to their knowledge, their ability, their understandability to the managerial decision. Managers की उनकी नॉलेज में, उनकी एबिलिटी में, उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी में ऐड ऑन करते हैं प्रिंसिपल्स। उनको सिखाते हैं कि जो तुमने पास्ट में गलती करी है, जो तुमने पास्ट में मिस्टेक्स की हैं, उनको कैसे सुधारा जाए। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पहले ही एक अप्लाइड फोर्स हैं, तुम देख सकते हो। तुम कहीं पे स्टक दो, जैसे अभी हमने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम सीखा था ना टेक्निक में, तो उसने टेक्निक में क्या कहा था, तो उसने मिस्टर साहिल ने क्या करा, उसने रियलिटी में देखा, अप्लाई करा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में और अपनी मिस्टेक जो पास्ट में की थी उसको करेक्ट किया, तो उसने गाइड किया ना। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड द मैनेजर्स टू टेक द राइट डिसीजन एंड दिस एड टू देयर एबिलिटी, देयर नॉलेज, देयर अंडरस्टैंडेबिलिटी। एम आई क्लियर विद दिस सिग्निफिकेंट? नाउ नेक्स्ट फायदा क्या है, वो कह रहा है इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड
इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो जाते हैं, बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाते हैं। क्यों? हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े। अभी हम ऑर्डर प्रिंसिपल क्या पढ़ के आए थे कि हर चीज और हर बंदा अपने करेक्ट प्लेस पे होना चाहिए। अगर करेक्ट प्लेस पे होगी तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। इफेक्टिव मैनेजमेंट का हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। वो कह रहा है अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी रहेगी तो जो पर्सनल होंगे, जो ह्यूमन रिसोर्स होंगे, वो इफेक्टिवली काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? मींस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स द ऑर्गेनाइजेशन to for the optimum utilization of resources. कैसे? By just coordinating the physical, financial and human resources. Physical वाले को भी, फाइनेंशियल को भी और ह्यूमन रिसोर्स को पूरा कोऑर्डिनेट करते हुए वो ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रहे हैं। कौन? प्रिंसिपल्स। मैंने एग्जांपल्स भी कोट कर दिए कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, दे आर फ्री फ्रॉम ऑल द बायस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही। तो ऑब्वियसली ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होएगा, सबका अच्छा निकल के आएगा। द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज साइंटिफिक डिसीजंस। What do you mean by scientific decision? These principles, these decisions which are taken with the help of principle of management, they are scientific in nature. They are more realistic rather than a blind faith, I will say. मैम मतलब जो ये प्रिंसिपल्स है ना, ये एक रियलिस्टिक चीज पे, एक लॉजिकल चीज पे बिलीव करते हैं रेदर देन अ ब्लाइंड फेथ। ऐसा नहीं है उस प्रिंसिपल ने कह दिया कि ऑर्डर करेंगे, इफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो होगा तो ही बेनिफिट होगा। हमने रियलिस्टिक में अप्लाई करके देखा है और रिजल्ट देखा है। सिमिलरली अब दोबारा कहूंगी, मिस्टर साहिल ने टेक्निक को अप्लाई करा तो उसने उसका बेनिफिट देखा ना, तो वो कह रहा है these emphasis on logical reasoning rather than a blind faith. ऐसे blindly believe मत करो, बट उनको साइंटिफिकली देखो कि कितने अप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। So decision based on principle of management are more realistic, free from bias, and they are also balanced. So these are scientific decisions. The principle of management, you can say, are scientific decision. Next one is meeting the changing environment requirements. हम principles of management meet करते हैं जो environment में changes आते हैं। अभी हमने कहा था yes they are general guidelines but they guide ना, they are not ready-made solution but they give you guidance. अभी हमने nature में पढ़ के आया था कि they are flexible in nature. Yes, principle of management are not rigid, they are flexible in nature, they are dynamic in nature. तो वो कह रहे हैं यही इसी की वजह से जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीट कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द पॉइंट दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, दे आर डायनेमिक इन नेचर। क्यों? एग्जाम्पल लेके देखो यार, हमने कहा था डिविजन ऑफ वर्क के सारे काम को कट कर लो तो उससे स्पेशलाइजेशन आएगी। यार स्पेशलाइजेशन आएगी तभी तो आज के टाइम में, अगर मैं आज एनवायरनमेंट चेंज हो गया ना, आज कंपनीज क्या कर रही हैं? कोर एक्टिविटीज अपने पास रख रही हैं और नॉन कोर एक्टिविटीज को क्या कर रही हैं? आउटसोर्स कर रही हैं उनको। बीपीओ, यू हैव हर्ड, केपीओ मींस ये अपने उसको नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने काम को डिवाइड करा, दे डिवाइड द वर्क सो दैट स्पेशलाइजेशन आ सके। यार कोर एक्टिविटीज तो हम कर लेंगे, नॉन कोर एक्टिविटीज ना हम पास ऑन कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। हमने 11th पे पढ़ा है ना बीपीओ केपीओ, आउटसोर्सिंग। तो वो क्या हुआ? वो कह रहा है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मीट कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं टाइम टू टाइम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप एंड गिविंग एंड हेल्प the organization to implement the changes according to the environment. Am I clear with this significance? That yes, principles of management are meeting the environmental changes requirement in the organization. The next one is they are fulfilling the social responsibilities as well. जो सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, वो भी ये प्रिंसिपल्स पूरा कर रहे हैं। मैम कैसे? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पढ़ा है, क्या कह रहे हैं? इक्वल रखो ना, ये सोसाइटी का ही तो बेनिफिट है कि सब एक जैसे, कोई बायस मत करो, कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करो। तो वो क्या कह रहे हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा है। वो अभी हमने क्या पढ़ा था? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। उसमें क्या कहा था? सोसाइटी की तरफ ही देख रहे हैं ना यार, जनरल इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स तो बहुत सारे हैं,
स्टेक होल्डर्स का ही ध्यान दे रहा है, वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं ध्यान दे रहा। अभी हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, उसमें भी क्या था, सोसाइटी है ना। इससे हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट हेल्प टू जस्ट अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना नहीं सिखा रही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, रेदर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर रही है। आज के टाइम में सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जानते हैं एम्प्लॉयज, तो उनकी डेवलपमेंट हो रही है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर फुलफिलिंग। द नेक्स्ट, द लास्ट सिग्निफिकेंस इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। वो कह रहा है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दे एक्ट एज a training for new managers, for a new developer like I and you. We both are doing what? हम education ले रहे हैं. These principles act as a base. हमारे लिए बेस है ना, इन्हीं प्रिंसिपल से हम आगे मैनेजमेंट करते हैं, हम एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, क्या कर रहे हैं उनमें, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही करते हैं. दे एक्ट एज अ बेस फॉर फ्यूचर रिसर्च. सो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स हेल्प इन सर्चिंग इन द एग्जिस्टिंग एरियाज के हमें कहाँ डेवलप होने की ज़रूरत है, कहाँ कैसे ट्रेनिंग देनी है. ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही हेल्प करता है हम सबको, मीन्स मैनेजर्स को और हमको, ये जानने में कि हमें फ्यूचर में क्या करना है. ये हमारे लिए ट्रेनिंग है कि अभी हम पढ़ रहे हैं ना, अभी तो तुम अप्लाई नहीं कर रहे, जब तुम बड़े हो जाओगे. सो दीज प्रिंसिपल एक्ट एज अ बेस फॉर यू, फॉर ट्रेनिंग फॉर यू. Am I clear with all the significance of principles of management? Now you all are in a condition that you know everything about this chapter. If in case कहीं पे भी तुम stuck होते हो, कोई problem आता है, कोई confusion create होती है, do comment me and do like, share and subscribe. Do join us for better results for sure.